जय हिंद। हम लोग 69 बीपीएससी प्रीलिम्स जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था 30/9/2023 को जनरल स्टडी के नाम से प्रीलिम्स आयोजित की गई थी। इसमें टाइम जो 2 घंटे का रहता है और मैक्सिमम मार्क 150 का। इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो रहते हैं 150 पूछे गए हैं और नेगेटिव मार्किंग के साथ। ये बुकलेट सीरीज एक हम लोग ऑफिशियल आंसर की के अनुसार इसका क्वेश्चन और आंसर देख रहे हैं। तो ये पार्ट 3 है। पार्ट 1 P1 और P2 के नाम से है, ये अपलोड किया जा चुका है। ये पार्ट 3 P3 है, जिसमें 101 से लेकर 150 क्वेश्चन का हम लोग यहाँ अध्ययन करेंगे। तो यहाँ 1 बाय 1 101 से क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले के जो वीडियो नहीं देखे हैं P1 और P2 करके, उसको भी देख लीजिए। यहाँ हम लोग 101 से क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें कॉलेजियम सिस्टम से संबंधित बीपीएससी 69 इंटीग्रेटेड में पूछा गया है। तो यह क्वेश्चन है, कॉलेजियम प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम एक 5 सदस्यीय निकाय है जिसकी अध्यक्षता भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश CJI जिसको कहा जाता है करते हैं, और उस समय उसमें न्यायालय में कार्यरत 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। ये बात सही है कि ये कॉलेजियम जो फंक्शन काम करता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के अपॉइंटमेंट और ट्रांसफ़र से संबंधित है। इसमें 5 जज मिलकर काम करते हैं, जिसमें CJI या प्लस 4 जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं उनकी अध्यक्षता में ये काम करता है। सेकेंड में है कि संसद ने विधि द्वारा कॉलेजियम में प्रणाली का आरंभ किया। नहीं, ये संसद द्वारा लॉ बनाकर, एक्ट अधिनियम बनाकर, विधि बनाकर आरंभ नहीं किया गया है। ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर आधारित है कॉलेजियम प्रणाली। तो दूसरा ये गलत है, पहला सही है। तीसरा नंबर है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से की जाती है। यह बात सही है। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स के लिए कॉलेजियम सिस्टम अपनाया गया है। और चौथा में है कि कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत वर्ष 1993 में न्यायाधीश PN भगवती के ऐतिहासिक फर्स्ट जजमेंट के मामले के उपलक्ष्य में की गई थी। नहीं, ये गलत है। इसमें इसके बाद दिया गया है कथन। तो इसका जो कथन के अनुसार जो आंसर हो जाएगा, एक सही है और तीसरा सही है। तो इस प्रकार इसका जो आंसर हो जाएगा D हो जाएगा। 101 का जो आंसर होगा D हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 42वें संविधान संशोधन से संबंधित है। तो इसमें देखते हैं कि भारतीय संविधान के 42वें संशोधन 1976 में हुआ था। भारतीय संविधान के 42वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि इसने प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े हैं, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये बात सही है। दूसरा है कि इसने संविधान में 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े हैं, 8 नहीं 10 जोड़े हैं। ये एक बात गलत हो गया। तीसरा है कि इनमें नए निर्देशक सिद्धांत जोड़े, यानी कि अनुच्छेद 39 से अनुच्छेद 43A और अनुच्छेद 47। और तीसरा इसमें दिया, चौथा है कि इसके द्वारा राष्ट्रपति को चुनाव के परामर्श से राज्य विधानसभा मंडल के सदस्यों को अयोग्य घोषित करने का अधिकार प्रदान किया गया। इसमें बताना है कि कौन से कथन गलत है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा C हो जाएगा। 2 और 3 गलत है, यानी कि ये भी सही है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रोविजन किया गया था। इसके द्वारा राष्ट्रपति को चुनाव आयोग के परामर्श से राज्य विधानसभा और मंडलों के सदस्यों को अयोग्य घोषित करने का अधिकार प्रदान किया गया था। ये बात सही था। तो इसको याद रखिए। जो गलत है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें दूसरा नंबर गलत है और तीसरा नंबर गलत है, पहला सही है। तो एक और जो चौथा है सही है। और इसका जो आंसर हो जाएगा 102 का, तो इसका आंसर हो जाएगा C, 2 और 3, जो कि गलत में के। अगला हम लोग देखते हैं, किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विशेषताएं हैं। एक है कि आदिम लक्षणों के संकेत,
तो ये बात सही है कि किसी भी समुदाय को अगर अनुसूचित जनजाति घोषित करना है तो उसकी क्राइटेरिया में आदिम लक्षणों के संकेत को अपनाया जाता है। दूसरा है कि विशिष्ट संस्कृति, ये भी बात है, सही है। और तीसरा है कि बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में शर्माते हैं लोग, तो ये भी बात सही है। और चौथा है कि पिछड़ापन और भौगोलिक अलगाव, ये भी बात सही है कि इन लोगों में पिछड़ापन अधिकतर है और ये भौगोलिक रूप से देखिएगा कि मेन जो समुदाय है उससे अलग ये रहते हैं। तो इस प्रकार इसका जो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, संयुक्त राज्य अमेरिका से। बिल ऑफ राइट से लिया गया है। मौलिक अधिकार जो फंडामेंटल राइट भारतीय संविधान में है, तो इसको लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, यूएसए के संविधान से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 17 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 106 में कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। हाई कोर्ट में जजों की संख्या निर्धारित करने का जो राइट्स है वो प्रेसिडेंट के पास है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल ट्राइब। यानी 5वीं जो अनुसूची है, भारतीय संविधान में टोटल अनुसूचियों की संख्या 12 है और जो मूल संविधान थी तो उसमें अनुसूचियों की संख्या थी 8, वर्तमान में 12 है। तो जो 5वीं अनुसूची, यहाँ क्वेश्चन है कि 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये केस लॉ दे दिया है कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किन मुकदमों में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था? बेसिक स्ट्रक्चर की कंसेप्ट सर्वप्रथम किस केस में आया था उसको यहाँ बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। अभी केशवानंद भारती का हाल ही में मृत्यु भी हो गया, तो इसमें केशवानंद भारती केस जीत गए थे, लेकिन ये इतनी बड़ी जजमेंट थी कि मूल ढांचे की संकल्पना को अपनाया गया था और समय समय पर मूल ढांचा कौन है, संविधान की कौन सी भाग, कौन सी वर्ड जो मूल संरचना है उसको संविधान अलग अलग जजमेंट में बताया है। जैसे कि धर्मनिरपेक्षता है, तब बोमई के केस में बताया है। अलग अलग केसों में अलग अलग शब्दों का बताया गया है, जैसे कि जुडिशियल रिव्यू, तो यह भी बेसिक स्ट्रक्चर है। फंडामेंटल राइट्स है, बेसिक स्ट्रक्चर है। तो इस प्रकार है। तो यहाँ क्वेश्चन में है कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किन मुकदमों में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था? तो केशवानंद भारती वर्सेस द स्टेट ऑफ केरला, यानी बी आंसर हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक दल और उसकी स्थापना वर्ष से संबंधित है, तो इसका सूची का मिलान करना है। यहाँ राजनीतिक दल और स्थापना वर्ष दिया हुआ है, तो इसमें जो हो गया भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो मार्क्सवादी की स्थापना हुई थी ये 1964 ईस्वी में हुई थी, और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्थापना हुई थी इसकी स्थापना 1925 ईस्वी में हुई थी। और तीसरा है कि बहुजन समाज पार्टी, तो इसकी जो स्थापना हुई थी ये 1984 ईस्वी में हुई थी। और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1998 में। यानी इस प्रकार जो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ए का 1, बी का 3, सी का 4 और डी का 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
यह है कि किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाज़त दे सकता है। तो ये अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 120(1) है, यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 120 क्लॉज 1 के अनुसार अध्यक्ष जो है सदन के किसी सदस्य को उनकी मातृभाषा में बोलने की इजाज़त दे सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ आरबीआई से संबंधित क्वेश्चन है कि आरबीआई के विदेशी मुद्रा भंडार FER में निम्नलिखित में से कौन से शामिल है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा सभी इसमें शामिल रहता है। विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति भी शामिल रहता है, सोना भी शामिल रहता है, विशेष आहरण अधिकार SDR, जो SDR जो है IMF की मुद्रा है, और चौथा है आरक्षित किस्त स्थिति। तो इस प्रकार इसका जो आंसर हो जाएगा D। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ एक उत्पत्ति के नियम के बारे में बताना है। क्वेश्चन 112 है कि उत्पत्ति के नियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि उत्पत्ति के नियम किसी उत्पाद के राष्ट्रीय स्रोत को निर्धारित करने के लिए आवश्यक मानदंड है। ये बात जो है सही है। दूसरा है कि उत्पत्ति के नियम कस्टम एजेंसी को यह जानने में मदद करते हैं कि किसी दिए गए उत्पाद पर कौन से नियम और कौन से शुल्क लागू होते हैं। ये भी बात सही है। तीसरा है उत्पत्ति के नियम के बारे में कि इसका उपयोग व्यापार सांख्यिकी के प्रयोजन के लिए किया जाता है। यह भी बात सही है। चौथा है कि इसका महत्व इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि कई मामलों में कर और प्रतिबंध आयातों के स्रोतों पर निर्भर करते हैं। यह भी बात सही है। तो इस प्रकार जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा D हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी। उत्पत्ति के नियम के बारे में सभी कथन सही है, 1 2 3 4। तो इस प्रकार उपयुक्त सभी सही, D आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शिशु मृत्यु दर से संबंधित है। शिशु मृत्यु दर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें बताना है कि यह पहला है कि यह शिशु के जन्म से लेकर ठीक 1 वर्ष की आयु के बीच मृत्यु की संभावना है, जो प्रति 10,000 जीवित जन्मों पर व्यक्त की जाती है 10,000 पर नहीं, 1,000 पर की जाती है। तो इस प्रकार पहला तो गलत हो जाएगा। इसमें कह रहा है कौन से कथन सही है, तो 1 नंबर इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। अब दूसरा में है कि वर्ष 1950 में शिशु मृत्यु दर 189.6 थी, ये 189.6 थी। ये बात सही है। और अगला है कि तीसरा में कि वर्ष 2019 में शिशु मृत्यु दर 30 थी। ये भी बात सही है। और अगला है कि रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया के सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के बुलेटिन के अनुसार उत्तर प्रदेश वर्ष 2019 में सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर वाला राज्य था। तो ये बात जो है गलत है। तो इस प्रकार जो इसका आंसर हो जाएगा C हो जाएगा। केवल 2 और 3 इज करेक्ट आंसर। अगला हम लोग देखते हैं। इसमें अवधारणा पर आधारित है कि एक अवधारणा के रूप में मानव पूंजी निर्माण की बेहतर व्याख्या एक प्रक्रिया के संदर्भ में की जाती है जो सक्षम बनाती है। तो इसका आंसर जो है केवल 4 सही है कि देश के लोगों के ज्ञान कौशल स्तरों और क्षमता में वृद्धि करने को, ये जो है आंसर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है कि दिवाला और शोधन अक्षमता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, उसके बाद इसका आंसर बताना है यहाँ कौन से कथन सही है। तो हम लोग देखते हैं 1 बाई 1 करके। तो 115 का है पहला कि शोधन अक्षमता से तात्पर्य उस वित्तीय स्थिति से है जिसमें कोई व्यक्ति या संस्था बकाया होने पर अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ होता है। तो ये जो है
क्वेश्चन गलत है, जो स्टेटमेंट है। दूसरा में है कि दिवाला एक कानूनी प्रक्रिया को संदर्भित करता है जहाँ देनदार की संपत्ति लेनदारों के लाभ के लिए समाप्त या पुनर्गठित की जाती है। यह भी सही है, सॉरी गलत है, ये पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है। तीसरा है कि शोधन अक्षमता एक अवस्था है जबकि दिवाला निष्कर्ष है। सब उल्टा लिख दिया है, यह भी गलत है। चौथा इसमें सही है। चौथा है कि भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड दिवाला और शोधन अक्षमता कार्रवाई की देखरेख के लिए जिम्मेदार नियामक निकाय है। तो इस प्रकार जो इसका आंसर हो जाएगा केवल 4 सही होगा, सी आंसर हो जाएगा सही। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, औद्योगिक नीति से संबंधित है कि औद्योगिक नीति संकल्प किस वर्ष अपनाया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ष 1956 में। औद्योगिक नीति संकल्प जो है 1956 में अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें है कि उत्पादन संबंध प्रोत्साहन PLI से संबंधित एक योजना के बारे में है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उत्पादन संबंधी प्रोत्साहन, और इसमें 4 विकल्प है। उसके बाद उपयुक्त कथन में से कौन से बताना है कि गलत है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, 2 और 3 इसका गलत है। इसमें पहला है कि उत्पादन संबंधी प्रोत्साहन योजना के बारे में पहला है कि यह योजना घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देकर और मोबाइल फोन निर्माता विनिर्माण तथा निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटकों में बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन को पेशकश करती है। यह बात सही है। जो गलत है ये दूसरा है और तीसरा है। इस योजना में आवेदनों की 2 श्रेणियां हैं, वैश्विक कंपनी और घरेलू। ये गलत है। और तीसरा है, तीसरा में है कि यह योजना पात्र कंपनियों को 6 वर्षों की अवधि के लिए भारत में निर्मित और लक्ष्य के श्रेणी में शामिल वस्तुओं की शुद्ध वृद्धिशील बिक्री आधार वर्ष पर लगभग 8% का औसत प्रोत्साहन प्रदान करती है। और चौथा सही है। PLI के तहत लक्ष्य श्रेणी में लैपटॉप, टैबलेट, ऑल इन वन PC सर्वर और अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर USFF शामिल होंगे। तो इसमें से जो कथन गलत है, एक क्वेश्चन नंबर 117 का जो है डी हो जाएगा। 2 और 3 जो है कथन गलत है। अगला हम लोग देखते हैं, स्वामित्व योजना के बारे में है। इसमें है कि स्वामित्व योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि कौन से कथन गलत है। तो इसका पहला है कि यह खान मंत्रालय के दायरे में कार्यरत एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। तो ये जो लाइन है ये गलत है कि ये खान मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है। दूसरा है कि यह योजना CORS नेटवर्क की तरह जियो पोजिशनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को 5 सेंटीमीटर तक की सटीकता प्रदान करने योग्य मानक बनाने का प्रयास करती है। तो ये जो है सही है, दूसरा सही है। तीसरा है कि CORS का मतलब होता है क्रॉस ओरिजिनल रिसोर्स शेयरिंग। ये भी गलत है। इस प्रकार जो इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा 1 और 3। 1 गलत है और तीसरा गलत है, दूसरा सही है और चौथा सही है। चौथा में है कि यह योजना ड्रोन तकनीकी का उपयोग कर भूमि के छोटे छोटे खंडों का नक्शा तैयार करके ग्रामीण बस्तियों आबादी के क्षेत्रों में संपत्ति का स्पष्ट स्वामित्व स्थापित करने के लिए एक सुधारात्मक पहल प्रदान करती है। तो स्वामित्व योजना के अंतर्गत जो इसका कथन गलत जो है, 1 गलत है, 1 गलत है और तीसरा गलत है। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा बी 1 और 3। तो इसको जरूर याद रखिएगा। 2 नंबर याद करिएगा, 4 नंबर इसको कि स्वामित्व योजना
से संबंधित कथन सही है, तो 2 और 4। अगला हम लोग देखते हैं, किसी वित्तीय आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 360 को लागू करने का के परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा है। और इसमें ऑप्शन 1, 2, 3, 4 दिया है। इसके बाद दिया है कि कूट का प्रयोग कर सही कौन है। तो इसका सही 1, 3, 4 सही है। 4 नंबर में है कि राज्य विधानमंडल द्वारा, यानी 360 के बारे में पूछा है कि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होने के बाद धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखी जाएगी। यह बात सही है। और तीसरा में है कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जजों के साथ संघ मामलों के संबंध में केवल सेवारत सभी और किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते कम करने का आदेश दे सकता है। यह भी बात सही है 360 के बारे में। दूसरा गलत है और पहला सही है। पहला क्या है कि राष्ट्रपति राज्यों को राज्य मामलों के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते को कम करने का आदेश दे सकते हैं। यह भी बात सही है। दूसरा गलत है कि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखने की आवश्यकता नहीं है, नहीं रखा जाता है। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा 1, 3, 4 वित्तीय आपात के बारे में। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 3, 4। ये आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कारक संभावित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति जनित मंदी में योगदान कर सकते हैं। यानी कि क्वेश्चन में बताना है कि इंडियन इकोनॉमी में जो मुद्रास्फीति जनित मंदी में योगदान कौन कौन से कर सकते हैं, ये कौन फैक्टर है। तो इसमें से पहला है कि सरकारी खर्च में वृद्धि के कारण उच्च मुद्रास्फीति दबाव। जो पहला है कि राष्ट्रीय करे कि सरकारी खर्च में वृद्धि के कारण उच्च मुद्रास्फीति दबाव। तो ये जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति जनित मंदी में योगदान कर सकते हैं कि नहीं, तो कर सकते हैं। दूसरा है कि औद्योगिक उत्पादन में गिरावट और आर्थिक विकास में सुस्ती। ये भी बात सही है। तीसरा है कि कुल मांग और उपभोक्ता खर्च में कमी। ये भी बात सही है। और चौथा है कि घरेलू मुद्रा की वृद्धि के कारण निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में कमी। यह भी बात सही है। तो इस प्रकार इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी होगा। 1, 2, 3, 4 आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आर्थिक सर्वेक्षण से क्वेश्चन है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा से कथन भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रवृत्ति का वर्णन करता है। तो इसमें पहला है कि निजी क्षेत्र की कम भागीदारी के कारण इनमें कमी आई है। ये गलत है बात। दूसरा है कि महामारी से पहले के स्तर की तुलना में इसमें वृद्धि हुई है। ये भी बात गलत है। और तीसरा में कि टेलीकॉम सेक्टर में पूरी तरह से सुधार होने के बाद किसी भी वित्तीय वर्ष में बिना घाटे इसमें तेजी से बढ़ोतरी हुई है। ये भी बात गलत है। चौथा है कि कमजोर वैश्विक आर्थिक स्थिति के कारण इसमें कमी आई है। ये बात सही है। तो इस प्रकार आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार भारतीय विदेशी जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रवृत्ति के वर्णन करते हुए चौथा सही है। तो इस प्रकार जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल 4 सही हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं, ये गया से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। गया जिले कि गया जिले के वर्तमान जनसंख्या कितनी है। बिहार के जिले हैं, टोटल 38 जिले हैं बिहार में। यहाँ क्वेश्चन में है कि बिहार के गया जिले की वर्तमान जनसंख्या कितनी है। तो बीपीएससी द्वारा इसका जो आंसर है ऑफिशियल डिलीट कर दिया गया है, यानी डिलीटेड है। तो इस पर विचार करना उचित नहीं है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला है केंद्र सरकार के गैर योजना व्यय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए, व्यय ब्याज भुगतान पर होता है। जो व्यय होता है वो ब्याज भुगतान पर होता है। ये केंद्र सरकार के गैर योजना व्यय के बारे में कथन सत्य है ए। अगला हम लोग देखते हैं,
इसमें है कि वैश्वीकरण और भारत पर इसके प्रभावों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत यानी सत्य नहीं है। ऑप्शन में है इनमें वस्तु और सेवाओं के व्यापार का विस्तार किया है, इसने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रभाव बढ़ाया है, निर्यात में वृद्धि और आयात में वृद्धि से अधिक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी वैश्वीकरण और भारत पर इसके प्रभावों के बारे में देखा जाए कि सत्य नहीं है, तो सत्य तीसरा नहीं है कि निर्यात में वृद्धि आयात में वृद्धि से अधिक है, ये बात गलत है और सभी सही है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है कि संघ सरकार के वित्त में नवीनतम विकास के बारे में बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है सही है। पहला है कि महामारी वित्तीय वर्ष 21 के दौरान संघ सरकार का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 9.2% तक पहुंच गया था। दूसरा में है कि वित्त वर्ष 22 में राजकोषीय घाटा कम होकर सकल घरेलू उत्पाद का 7.7% हो गया था। तीसरा में है कि पिछले 2 वर्षों में राजस्व संग्रह कम हो गया था। और इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, केवल एक सही है, यानी कि संघ सरकार के वित्त में नवीनतम विकास के बारे में जो महामारी वित्त वर्ष 21 के दौरान संघ सरकार का राजकोषीय जो घाटा था वो सकल घरेलू उत्पाद के 9.2% तक पहुंच गया था, ये बात सही है। अगला हम लोग देखते हैं 1857 से संबंधित यहाँ क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसमें से क्वेश्चन देखते हैं कि 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे। ऑप्शन है अंग्रेजों का सैन्य श्रेष्ठता, तो यह बात सही है कि 1857 के जो विद्रोह की विफल हुआ था, अंग्रेजों द्वारा विफल किया गया था, तो इसमें अंग्रेजों की जो सैन्य श्रेष्ठता थी श्रेष्ठ थी। दूसरा था कि विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम और विचारधारा नहीं था। यह भी बात सही है कि जो विद्रोही कर रहे थे उनको कहाँ जाना है और क्या आगे करना है उसका कोई प्लान पहले से नहीं था। तीसरा है कि समाज के सभी वर्गों ने समर्थन का अभाव था, यानी कि समाज के सभी वर्गों से समर्थन का अभाव था। इसका मतलब है कि सभी वर्ग इसमें शामिल नहीं हुए थे, बुद्धिजीवी वर्ग भी शामिल नहीं हुए थे। तो इस प्रकार जो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, यानी 1857 की विफलता का जो कारण था उपयुक्त सभी था। 1, 2, 3 तीनों सही था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन पिछला बार भी बीपीएससी में पूछा गया था, लेकिन उसका पूछने का तरीका अलग था, लेकिन जो इसका आंसर है वो सेम था। बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी कौन था। मोहम्मद अहमद, बतक मियाँ, मीर बकवाल और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी, बटक या बतक मियाँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1937-38 के दौरान बिहार में बर्खास्त आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी, स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा। स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा 1937-38 के दौरान बिहार में बर्खास्त आंदोलन आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। होम रूल आंदोलन, सूरत विभाजन, खेड़ा सत्याग्रह और मार्ले मिंटो सुधार। इस तरह के जो क्वेश्चन है इसमें डेट अगर कन्फर्म याद है तो इसका क्रम करने में एकदम सहूलियत रहता है, नहीं तो ऐसे फिर दिक्कत होने लगता है। तो यहाँ क्वेश्चन है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं का सही है, इसमें सही क्रम बताना है। जैसे होम रूल आंदोलन है तो ये 1916 का है, सूरत विभाजन 1907 का है, खेड़ा सत्याग्रह 1918 का है और मार्ले मिंटो सुधार है ये 1909 का है। तो इस प्रकार जो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कि पहले 2 आ जाएगा सूरत विभाजन, उसके बाद 4 आ जाएगा मार्ले मिंटो सुधार या मिंटो मार्ले सुधार, फिर आ जाएगा 1 आ जाएगा होम रूल आंदोलन
और उसके बाद हो जाएगा खेड़ा सत्याग्रह। तो इस प्रकार इसका आंसर बी हो जाएगा 2413। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? कई बार क्वेश्चन जानते हुए गलत हो जाता है कि लास्ट तक नहीं देख पाते हैं, तो इसलिए ज़रूर लास्ट तक पढ़िए इसको, क्वेश्चन को। तो यहाँ है कि लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट जो बिल है वो लॉर्ड रिपन से संबंधित है। रिपन, लॉर्ड रिपन से संबंधित है। तो इस प्रकार इसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट जो बिल विवाद हुआ था, ये भारतीय जो जज थे उनको ब्रिटिश यूरोपीय जो व्यक्ति थे उनको न्याय की सुनवाई से संबंधित था। विवाद कि सुनने का अधिकार नहीं दिया गया था और सज़ा देने का अधिकार से संबंधित था। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इलाहाबाद की संधि। बक्सर की लड़ाई के बाद इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1632 ईस्वी में। वर्ष 1632 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अहमदाबाद हड़ताल में। यानी कि महात्मा गांधी ने जो भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था तो वो था अहमदाबाद मिल हड़ताल। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ है कि सन 1942 से संबंधित है कि सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान था। बिहार के कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे और उन्हें भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था? क्वेश्चन एक लाइन में भी पूछ सकता था कि बिहार केसरी के उपनाम से किसको जाना जाता था, लेकिन ये लंबा चौड़ा कर दिया है। तो खैर, बिहार केसरी के नाम से बिहार में श्री कृष्ण सिंह को कहा जाता था। बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंपारण और वीर कुंवर सिंह से देखिएगा कि बीपीएससी में लगभग हर वर्ष या एक दो अल्टरनेट करके जरूर पूछता है। तो यहाँ क्वेश्चन है कि चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया, ये 1917 में हुई थी। चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन से कदम उठाया? तो जो इसका आंसर हो जाएगा सी, चंपारण कृषि समिति की स्थापना, चंपारण एग्रेरियन कमेटी की स्थापना की गई थी, जिसमें महात्मा गांधी भी सदस्य के रूप में थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सूची 1 और सूची 2 दिया गया है और इसमें मिलान करना है। तो इसमें देखते हैं कि भारत सेवक समाज, तो इसका जो आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। इसको सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी भी कहा जाता है। तो गोपाल कृष्ण गोखले से संबंधित है। और अगला है कि तत्वबोधिनी सभा, तो इसका संबंध है देवेंद्र नाथ टैगोर से संबंधित है। और आत्मीय सभा का जो संबंध है ये राजा राम मोहन रॉय से संबंधित है। तो इस प्रकार जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए आंसर हो जाएगा। ए का 2, बी का 1 और सी का 3। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछा है भारत सेवक समाज और इसका आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। ये क्वेश्चन राजस्थान पीसीएस में भी पूछा है। राजस्थान पीसीएस जो हुआ था 1 अक्टूबर को आयोजित की गई थी। 1 अक्टूबर 2023 को आयोजित की गई थी। एक दिन पूर्व बीपीएससी आयोजित किया गया था।
तो उसमें भी इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं कि किस वर्ष यह स्थापित हुई थी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, तो वो ऐसे क्वेश्चन पूछा है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य से थी? यानी कि अंबाबाई जो स्वतंत्रता सेनानी थी उनका संबंध किस राज्य से था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा कर्नाटक राज्य। अंबाबाई का जो स्वतंत्रता सेनानी थी भारत के कर्नाटक राज्य से संबंधित थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, एंड्रूज। इसमें देखिएगा कि लॉरेंस भी थे, अलेक्जेंडर थे और क्रिप्स एक जो है क्रिप्स थे। तो इसमें एंड्रूज नहीं थे, जे एंड्रूज नहीं थे। तो इस प्रकार इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुरक्षा बल सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरे में बचाने के लिए थी। उपयुक्त विचार किस नेता के थे? तो ये जो दिए थे लाला लाजपत राय द्वारा यह स्टेटमेंट दिया गया था कि सुरक्षा बल के सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरे से बचाने के लिए थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा कराची अधिवेशन 1931। कराची अधिवेशन 1931 में मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ मैथ से क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ हम लोग डायरेक्ट इसका आंसर ही देख लेते हैं। तो 41 का आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। 142 का जो आंसर हो जाएगा ये डी आंसर हो जाएगा। इसका डी आंसर हो जाएगा। एम और एस एक ही दिशा में यात्रा करते हैं। 143 का हम लोग देखते हैं, तो 143 का जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। सुरेश की भूमि रमेश से अधिक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर। तो इसमें निम्नलिखित में विकल्प बेजोड़ को बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, स्नोबरी जूते से संबंधित ये हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन से आएंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 182, 182। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से यहाँ लुप्त संख्या को बताना है, तो इसमें 146 का आंसर हो जाएगा बी, 77। अगला क्वेश्चन देखते हैं 147। तो इसमें है कि नीचे दिए गए कथन और उसका निष्कर्ष है, तो इस प्रकार इसका जो आंसर हो जाएगा 147 का डी हो जाएगा। न तो एक और न ही दो कथन सही है। इस प्रकार अनुकरण करते हैं, तो इस प्रकार इसका डी आंसर हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं 47 के बाद 48। तो 148 एक कूट भाषा से संबंधित है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। 148 का ए आंसर हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं 149। तो 149 का जो आंसर हो जाएगा, इसमें बेजोड़ को खोजना है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, WCGJ। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है कि एक कंपनी की 4 शाखाएं AMN, O और P पर स्थित है। AMN के उत्तर में 4 किलोमीटर की दूरी पर है, PQ के दक्षिण में 2 किलोमीटर की दूरी पर है, NO से 1 किलोमीटर के दक्षिण पूर्व में है। M और P के बीच की दूरी क्या है इसको बताना है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 5.34 हो जाएगा। यानी 5.34 किलोमीटर P और M के बीच की दूरी है। तो इस प्रकार हम लोग 3 लेक्चर में P1, P2 और P3 में BPSC यानी इंटीग्रेटेड 69 BPSC प्रीलिम्स जिसका आयोजन 30/9/2023 को आयोजित की गई क्वेश्चन आंसर देखे हैं। अब प्ले लिस्ट में देखिएगा तो BPSC का इंटरव्यू कैसे होता है उसको भी काफ़ी विस्तार से बताया गया। बहुत कुछ प्ले लिस्ट में आप एक बार जरूर जाके देखिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।